टॉपिक डालो अब, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम मेनली जो डील करेंगे बोर्स का मॉडल। तो ये बोर्स मॉडल क्या होता है? बोर्स ने बोला कि बोर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया। ठीक है, बोर्स का जो मॉडल था किसके लिए था? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो ऑर्बिट में। उसके लिए जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, या फिर हीलियम प्लस हो गया, या फिर Li2+। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यही आता है ना। या फिर बेरिलियम Be3+ होगा ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ठीक है, Be3+। तो इस तरह के एटम्स के लिए ही उन्होंने बोर्स का ये मॉडल दिया। ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में जानते हो आप? रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या बोला? किसी को पता है रदरफोर्ड ने क्या बोला? क्या उसके ड्रॉबैक्स थी? ठीक है, तो लिखो शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑर्बिट पे रोटेट करते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी बॉडी जो कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो कैसी होती है? उसका एक्सीलरेशन होता है। तो क्या होगा? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होंगे। और हम लोगों को पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब क्या करता है? एक्सीलरेट करता है, तो उसमें से क्या निकलते हैं? रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इसके चारों तरफ घूम रहे हैं और ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को ये रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करते हुए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इसमें से रेडिएशन निकलने चाहिए इस तरह से जब ये चार्ज पार्टिकल इसको घूम रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ये रेडिएशन एमिट करे तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करना चाहिए, मस्ट लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है। हम लोगों ने देखा कि एनर्जी लॉस नहीं होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है, कि ये स्टेबल क्यों होता है। स्टेबिलिटी के बारे में उसने कोई आइडिया नहीं दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये इस तरह से घूम रहे हैं तो ये अपनी एनर्जी को क्या करते जाएंगे? लॉस करते हुए जाएंगे। और बीच में जो न्यूक्लियस है, एक समय आएगा कि बीच में न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। ठीक है, मस्ट लॉस ऑफ एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसने कोई रीजन नहीं दिया कि ऐसा स्टेबिलिटी क्यों होती है। नो स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? स्टेबल होते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे ही घूमते रहते हैं। तो वो क्यों घूमते रहते हैं उसका रीजन उसने नहीं दिया। दूसरा दूसरा इसका ड्रॉबैक है या फिर शॉर्टकमिंग है। अगर मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चले भी जाते हैं, तो ये जब न्यूक्लियस में जाएंगे तो अब देखो इनकी एनर्जी क्या होती जा रही है? धीरे 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 अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड
इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो धीरे धीरे जो रेडिएशन है, इन रेडिएशंस की वेवलेंथ भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली जानते हो, कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, हमने इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक पर्टिकुलर लैम्डा के ही वेवलेंथ की लाइट निकलती है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, फर्स्ट तो था कि स्टेबिलिटी का कोई रीजन नहीं दिया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, अगर मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स, इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, तो it should emit emission of, it should emit electromagnetic wave of continuously, आप लोगों को दिख रहा है इधर, कंटिन्यूसली वेरिंग लैम्डा। ठीक है, कंटिन्यूसली जो लैम्डा है वो वेरी करते हुए नजर आएगा आपको। बट ऑब्जर्वेशन वाज एमिशन ऑफ, emission of स्पेसिफिक लैम्डा। क्या होता है कि एक स्पेसिफिक लैम्डा की ही लाइट निकलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेरी करते हुए निकलती है, कंटिन्यूसली वेरी करते हुए निकलती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइट निकलती है। ठीक है, उसका उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, नो एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये वेरी करते हुए जाना चाहिए लैम्डा, ये स्पेसिफिक लैम्डा ही क्यों निकल रहा है, इसका उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन बाय बोर ने इसका सॉल्यूशन दिया। सर क्या बोला, हाँ वो सर ऐप खोल के बैठा हुआ था, कह रहा है आ रहा हूँ अब। अच्छा, बोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट, उन ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट called stationary orbit, in which they don't lose energy, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट पे ही घूमते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे वो क्या नहीं करते, एनर्जी का एमिशन नहीं करते। ठीक है, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहां पर इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सपोज करो जैसे ये न्यूक्लियस है, तो हम लोगों ने अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था वेव नेचर वाले नेचर में, ड्यूअल नेचर मैटर वेव में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल पार्टिकल्स है, तो जो स्मॉल पार्टिकल मान लो ये ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वेव फॉर्म बनाते हुए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो घूमेंगे वो इस तरह से वेव बनाते हुए जाएंगे और कंप्लीट वेव फॉर्म होगी, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं तो कंप्लीट वेव फॉर्म बनाते हुए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है
और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्योंकि स्मॉल है बहुत ही, तो और काफी हाई स्पीड में घूमते रहते हैं। आपको बताइए इनका लैम्डा निकालना आता है, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv करते हैं हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी और ये इसके हिसाब से हम उसका लैम्डा निकाल सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है काफी स्मॉल पार्टिकल है, तो मास बहुत कम होता है, तो मास कम है तो लैम्डा काफी ज्यादा आएगा जो ऑब्जर्वेबल होगा आपका। ठीक है, तो मान लो इसकी रेडियस है, ये जो ऑर्बिट है मान लेते हैं इसकी रेडियस है r। तो बोर्ड ने क्या बोला, तो देखो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r, अप्रोक्स जो सरकमफ्रेंस होगा, आप लोग को वेव पता है, वेव जो होती है वो कंप्लीट ही बनेगी, या तो 2 वेव बनेगी या 3 बनेगी 4 बनेगी। ऐसा तो नहीं कि 1.5 वेव बनी, आधी वेव बनी, या फिर इतनी वेव बनी। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर काट रहा है तो या तो 2 बनेगी पूरी कंप्लीटली, या 3 बनेगी या 4 बनेगी। तो वेवलेंथ क्या होती है हमेशा, तो 2 पाई आर होगा, सरकमफ्रेंस जो होगी वो हमेशा वेवलेंथ के मल्टीपल में ही होगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। वेवलेंथ जो होगी 2 पाई आर वो एन लेमडा के मल्टीपल में ही होगा। और लैम्डा बराबर हमारे पास क्या था, लैम्डा इक्वल टू अभी मैंने बताया 2 पाई आर, ये एन लैम्डा होता है आपका h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी लिख सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एम वी आर इक्वल टू हो जाएगा एन h बाय 2 पाई। और एम वी आर क्या होता है, एम वी आर अगर आप ध्यान से देखो, एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है ये, एंगुलर मोमेंटम। तो एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ठीक है, तो बोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे घूमेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम h बाय 2 पाई के मल्टीपल में होगा। n क्या है यहाँ पे, n को वैसे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, शायद आप लोगों को याद हो। n क्या है आपका, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से आएगी। ठीक है, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होती है। ठीक है, तो देखो जो एंगुलर मोमेंटम है l वो h बाई 2 पाई के मल्टीपल में होगा, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। आप लोगों ने क्वांटाइज के बारे में पहले पढ़ा ही होगा शायद, इलेक्ट्रोस्टैट तो नहीं पढ़ा। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल में होना। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल में होना। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 50 60 70। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 25.5 बच्चे आए या 50.5 बच्चे आए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो क्वांटाइज मतलब इंटीजर वैल्यू में होगी, 1 2 3 4 इस तरह से होगी। ठीक है, कभी भी ये ऐसे पॉइंट में डेसिमल्स में नहीं आएगी, ना ही फ्रैक्शंस में आएगी, तो उसको बोलते हैं हम क्वांटाइज क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो मल्टीपल्स में हो, और जो स्मॉलर वैल्यू है दैट इज कॉल्ड क्वांटा। आई बात समझ में, से दूसरे ऑर्बिट पे जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं तो एक पर्टिकुलर लैम्डा के फोटोन ही एमिट करते हैं। ठीक है, सेकंड उसने रीजन दिया, some specific photons, some specific lambda of photons emit when electrons jump from higher energy orbit to lower energy orbit। हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जब जंप करते हैं
तब वो एक पर्टिकुलर लैम्डा के फोटॉन्स को ही एमिट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लो, ये तो इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर एनर्जी सपोज करो ई एच है, तो यहाँ पर एनर्जी सपोज करो ई एल है, हायर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से यहाँ पे जंप किया मान लो सपोज करो, तो क्या करेगा, पर्टिकुलरली रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप किया, ठीक है। तो पर्टिकुलर लैम्डा के ही ये रेडिएशन एमिट करेगा, लैम्डा मान लेते हैं। तो कितने, उसका जो लैम्डा होगा वो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ई एच माइनस ई सी, जो फोटोन एमिट करेगा उसकी एनर्जी होगी एच म्यू के बराबर, ठीक है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। एच म्यू को हम लिख सकते हैं ई एच माइनस ई एल होगा ये, एच म्यू को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। तो आप यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हो, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय ई एच माइनस ई एल, ठीक है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी के हिसाब से ये रेडिएशन निकालेगा, उसी के हिसाब से वेवलेंथ एमिट करेगा, ठीक है। तो ये उसने बोर ने दिया आप लोगों को। आई बात समझ में?